हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दुबई में ईरान ने तबाह कर दिया अमेरिकी ठिकाना। उधर बदला लेने के लिए समंदर से वार करेगा यूएसएस त्रिपोली। 3500 मरीन के साथ अरब सागर पहुंचा अमेरिकी युद्धपोत। ईरान को देगा मुंह तोड़ जवाब, बताएंगे। अमेरिका उठाने वाला है बड़ा कदम दोस्तों, तो वहीं फिर ईरान ने कह दिया नरक में तुम्हारा स्वागत है, ताबूत में वापस जाओगे। जी हाँ, ईरान की अमेरिकी सैनिकों को लेकर भी बहुत बड़ी चेतावनी। ईरान में अमेरिकी सैनिकों के उतरने की आशंका के बीच ईरान ने बहुत बड़ी धमकी दे दी। उधर सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर आपको बताएंगे दोस्तों, रशिया 4 महीने तक नहीं बेचेगा पेट्रोल। आखिर क्यों लिया पुतिन ने इतना बड़ा फैसला जिसने हर किसी को चौंका दिया? सबसे पहले आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे ईरान इजराइल जंग में बिचौलिया बनने को बेकरार पाकिस्तान, 3 ताकतवर देशों को बुलाया इस्लामाबाद। वहीं नेता बनते इस शहबाज शरीफ को IMF ने दे दिया बहुत बड़ा तगड़ा झटका। तो वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद अब लॉकडाउन लगने वाले बयान पर अमित शाह जी का भी सबसे बड़ा बयान, बताएंगे क्या कहा उन्होंने। क्या देश की हालत होने वाली है खराब? क्या है अमित शाह जी का जवाब? बेहतरीन से बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक यानी लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत की संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी चोट पहुंचाने का दावा कर दिया। दोस्तों, शनिवार को ईरान ने कहा कि उसने अमेरिका के दुबई स्थित ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तासनीम ने कहा कि उसने यहां पर अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हमले किए हैं। समाचार एजेंसी के मुताबिक हजरत खत्म अल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर के एक प्रवक्ता ने कहा कि छिपने के इन ठिकानों में 500 से अधिक अमेरिकी सैन्य कर्मी थे। पहली जगह पर करीब 400 सैनिक और दूसरे में 100 सैनिक मौजूद थे। वहीं ईरानी राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों को चेतावनी भी जारी कर दी। इन हमलों में बड़ी संख्या में सैनिक घायल हुए हैं। दोस्तों, तस्नीम समाचार एजेंसी के प्रवक्ता ने दावा किया कि दुबई में एम्बुलेंस मृत और घायल अमेरिकियों को ले जाने में घंटों तक बिजी रही है। प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप और अमेरिकी सेना के कमांडरों को पूरी तरह समझ लेना चाहिए था कि यह क्षेत्र अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्रगाह में बदल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के पास यहाँ पर सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इस बीच दोस्तों, पेजेश्कियन ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने गल्फ देशों को अमेरिका और इजराइल का समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी भी जारी कर दी। ईरानी राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों को क्लियर स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपकी विकास और सुरक्षा चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों को अपने देशों से युद्ध न चलाने दे। इस बीच रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन 82 हैवी एयरबोर्न डिवीजन की सेनाओं को मध्य पूर्व में तैनात करने की उम्मीद कर रहा है। अमेरिका द्वारा ईरान के खार्ग द्वीप में संभावित ग्राउंड ऑपरेशन पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे में ईरान ने इन जगहों पर माइंस बिछानी शुरू कर दिया ताकि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दोस्तों, वहीं आपको बताते चौंका देने वाली खबर, उधर ईरान पर समंदर से वार करने की तैयारी में अमेरिका। 3500 मरीन के साथ अरब सागर में पहुंचा अमेरिकी युद्धपोत USS त्रिपोली। जी हां, मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत कर दिया है। अमेरिकी नौसेना का अत्याधुनिक युद्धपोत USS त्रिपोली अब US सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के इलाके में पहुंच चुका है। इस युद्धपोत के साथ करीब 3500 मरीन तैनात है, जो किसी भी इमरजेंसी के वक्त तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ये तैनाती ऐसे समय पर की गई है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा भी अमेरिका की प्राथमिकता बनी हुई है। दोस्तों, USS त्रिपोली अमेरिका क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप कैटेगरी का एक एडवांस्ड बैटल शिप है। ये जहाज समुद्र से सीधे तट पर सैन्य बल उतारने और हमले करने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, यानी कि ये युद्ध तो समाप्त होने से रहा और भड़कता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं जानकारी ये भी है कि अमेरिका अपने सैनिकों को जमीन पर उतारने वाला है, यानी कि ईरान के ग्राउंड पर उतारने वाला है। दोस्तों, ऐसे में ईरान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार तेहरान टाइम्स ने शनिवार को अपने फ्रंट पेज पर अमेरिका को कड़ा संदेश देते हुए किसी भी संभावित जमीनी हमले के खिलाफ खुली चेतावनी जारी कर दी। अब अखबार का ये मेन पेज सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, अखबार ने साफ साफ कहा है कि अगर विदेशी सैनिक ईरानी जमीन पर कदम भी रखते हैं तो वे वापस सिर्फ और सिर्फ ताबूतों में ही लौटेंगे। तेहरान टाइम्स के फ्रंट पेज पर वेलकम टू हेल हेडलाइन के साथ पब्लिश यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ईरान में जमीनी सैन्य अभियान शुरू करने पर विचार कर रहा है। तेहरान टाइम्स की स्थापना 1979 में की गई थी दोस्तों, जिसे इस्लामी क्रांति की आवाज घोषित किया गया था। इस अखबार को ईरान की सरकार द्वारा नियंत्रित माना जाता है, इसीलिए इसमें प्रकाशित खबरों, लेखों और
और विचारों का ईरान के इस्लामी शासन की ही आवाज मानी जाती है। यानी इससे आप कह सकते हैं कि ये बात वो अखबार नहीं बल्कि खुद ईरान की सरकार कह रही है। जी हाँ दोस्तों, बता रही है कि अगर तुम्हारे सैनिक हमारे जमीन पर उतरे आएंगे तो पैरों पर लेकिन जाएंगे ताबूतों में। जी हाँ, ये बड़ी चेतावनी ईरान ने भी दे दी है दोस्तों। उधर आपको बता दे, आपने एक बुक पढ़ी होगी रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, उनके लेखक ने खुद फ्रंट पर आकर समझा दिया है कि पर्दे के पीछे का असली खेल क्या चल रहा है। उन्होंने खुद कह दिया कि ईरान अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत है असली मध्यस्थ देश है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी एंटरप्रेन्योर और रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि ईरान अमेरिका युद्ध में भारत असली मध्यस्थ की भूमिका में है, ना कि पाकिस्तान। कियोसाकी का कहना है कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता की अपनी कोशिशों से दुनिया का ध्यान खींचा है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरानी नेताओं की मुलाकात की संभावना पर बात हो रही है, लेकिन असली कूटनीति पर्दे के पीछे कहीं और ही चल रही है। इसे दुनिया फिलहाल देख नहीं रही है। जी हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी ने फेसबुक पर लंबी पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में उन्होंने कई बातें कही। वो लिखते हैं कि ईरान युद्ध में पाकिस्तान नहीं भारत असली मध्यस्थ है। हर कोई पाकिस्तान को संदेशवाहक की भूमिका निभाते हुए देख रहा है, लेकिन कोई ये नहीं देख पा रहा है कि इस कहानी के पीछे असली क्या गेम चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट का कहना है कि विटकॉफ और कुशनर के पाकिस्तान जाने से पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत यानी इस्लामाबाद में किसी बातचीत से पहले कुछ खास हुआ। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ फोन पर लंबी बातचीत थी। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई। ये जानकारी हमने आपको बताई थी दोस्तों। ये इस युद्ध के दौरान दो नेताओं के बीच हुई पहली सीधी बातचीत थी। इसी दिन विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दिल्ली में ईरान के राजदूत के साथ बैठक भी की। जयशंकर जी ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची से संपर्क में है। ये एक रणनीतिक सच्चाई है। रॉबर्ट कहते हैं कि इस युद्ध में भारत अकेली ऐसी बड़ी शक्ति है जिसकी हर पक्ष के साथ एक ही समय पर विश्वसनीयता है। ईरान के साथ उसके गहरे ऊर्जा संबंध दशकों से ईरानी तेल का आयात भारत करता रहा है। चाबहार बंदरगाह में भारत का निवेश है और युद्ध के दौरान भारत ने कूटनीतिक संपर्क बनाए रखा है। भारत की अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। वहीं खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय काम करते हैं। एक और अहम बात यह है कि इस साल 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स में भारत के साथ रशिया और चीन जैसी शक्तियां भी शामिल है। धरती पर कोई दूसरा ऐसा देश नहीं है जो इस तरह के संगम पर बैठा हो। जी हाँ दोस्तों, ये बात खुद रिच डैड पुअर डैड के ओनर यानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है, कहना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? अगर आप भी इनके बात को पूरा सटीक और सही मानते कि इनके बात में दम तो है तो ही सेड राइट कमेंट में भारी मात्रा में कहिएगा। लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है, अवश्य दबा दीजिएगा दोस्तों। और आप लोग कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने इनके बुक का नाम सुना है रिच डैड पुअर डैड और कितनों ने पढ़ी भी है, जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां रशिया 4 महीने तक पेट्रोल नहीं बेचेगा। जी हां, बहुत बड़ी खबर। इस बयान से मच गया सनसनी। 1 अप्रैल से बैन होगा शुरू। जी हां, भारत पर फिलहाल असर कम पड़ेगा, लेकिन चीन, तुर्की और ब्राजील पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। कैसे आपको बता दें, रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक का फैसला किया है। उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को तैयार करने को कहा है। रशिया के मुताबिक ये कदम घरेलू सप्लाई बनाए रखने और कीमतें नियंत्रित रखने के लिए हैं। नोवाक ने कहा कि मिडल ईस्ट में चल रहे इजराइल ईरान जंग की वजह से ग्लोबल तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्शन बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। इससे कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। रशिया रोजाना 1.2 से 1.7 लाख बैरल पेट्रोल निर्यात करता है। निर्यात रोकने से चीन, तुर्की, ब्राजील, अफ्रीका और सिंगापुर जैसे देशों पर असर पड़ सकते हैं। ये देश रूसी तेल उत्पादों के बड़े खरीदार हैं। भारत पर असर कम होगा क्योंकि वो पेट्रोल नहीं कच्चा तेल खरीदता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सीधे तौर पर पेट्रोल जैसे तैयार ईंधन पर ज्यादा निर्भर नहीं है, बल्कि क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल पर निर्भर है। क्रूड ऑयल को ही रिफाइन कर पेट्रोल और डीजल बनाए जाते हैं। भारत अपनी जरूरत का करीब 80% कच्चा तेल आयात करता है, जिनमें से लगभग 20% रशिया से आता है। दोस्तों, भारत बहुत कम मात्रा में पेट्रोल या फिर अन्य तैयार ईंधन आयात करता है। इसके बजाय देश अपने बड़े रिफाइनरीज नेटवर्क के जरिए कच्चे तेल को खुद प्रोसेस करता है। यही वजह है कि रशिया के पेट्रोल निर्यात पर लगी रोक का भारत पर सीधा असर पड़ने की कोई संभावना नहीं है। जी हां दोस्तों, यानी कि रूस के इस ऐलान से भी भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जी हां, उधर आपको बता दें, ईरान इजराइल जंग में बिचौलिया बनने को बेकरार पाकिस्तान 3 ताकतवर देशों को अपने देश यानी इस्लामाबाद बुला रहा है। इस्लामाबाद में पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक अहम कूटनीतिक पहल देखने को मिल रही है। दोस्तों, पाकिस्तान रविवार और सोमवार को सऊदी अरबिया, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों की
मेजबानी करेगा। जी हाँ, सही सुना आपने, आज ये ऐसा करने वाला है जहाँ क्षेत्रीय हालात पर विस्तृत चर्चा होनी है। विदेश कार्यालय के मुताबिक ये दौरा उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के निमंत्रण पर हो रहा है। इस दौरान सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, तुर्की के विदेश मंत्री हाफकान फिदान और मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अल अब्देल अट्टी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस बैठक में पश्चिम एशिया, खासकर ईरान में चल रहे युद्ध के बीच तनाव कम करने के उपायों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग और आपसी समन्वय को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, दौरे के दौरान ये सभी नेता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ये महत्वपूर्ण बैठक पहले तुर्की में आयोजित होनी थी, लेकिन हालांकि इशाक डार की अन्य व्यवस्थाओं के कारण उन्होंने संबंधित देशों के नेताओं से बैठक का स्थान बदलकर इस्लामाबाद करने का अनुरोध किया था। जी हाँ, वहीं ईरान युद्ध में चौधरी बनने चले शहबाज शरीफ और मुनीर की हालत हुई खराब, जब इधर कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने IMF के सामने फिर से फैला दिया कटोरा। पाकिस्तान की चरमराई व्यवस्था को पश्चिमी एशिया में बने संकट ने दोहरा झटका दिया है। तेल से लेकर गैस की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है, जिससे महंगाई तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, इस बदहाली से निकलने के लिए एक बार फिर उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से भीख मांगना शुरू कर दिया। दोस्तों, IMF के सामने हाथ फैलाने शुरू कर दिया। IMF फिर से पाकिस्तान को लोन दे सकता है। इस बार पड़ोसी मुल्क को 1.2 अरब डॉलर का लोन देने के लिए शुरुआती समझौता हुआ है। IMF ने शुक्रवार को बताया कि पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच में लोन को लेकर एक शुरुआती समझौता हुआ है। हालांकि 1.2 अरब डॉलर की फंडिंग को भी अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इस समझौते को IMF बोर्ड की हरी झंडी दिखाई जानी बाकी है। इसके बाद ही पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत 1 अरब डॉलर और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत 210 मिलियन डॉलर का लोन मिल सकेगा। पाकिस्तान को यह राशि मिलती है तो IMF की ओर से इस प्रोग्राम के तहत जारी की जाने वाली रकम बढ़कर 4.5 अरब डॉलर पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक IMF पाकिस्तान को 3.3 अरब डॉलर का ऋण दे चुका है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, काठमांडू बना कुरुक्षेत्र, एक्स PM KB शर्मा ओली की गिरफ्तारी पर मच गया बवाल। पुलिस प्रदर्शनकारियों में बड़ी भिड़ंत की बड़ी जानकारी। दोस्तों, यानी कि नेपाल में सियासी भूचाल देखने को मिली है, जहां बालेन शाह के शपथ लेते ही पूर्व PM KB शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ये जेनजीज के प्रोटेस्ट का हिसाब है? क्या है खबर, आपको बता दें। नेपाल की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री KB शर्मा ओली की गिरफ्तारी के विरोध में कल राजधानी काठमांडू की सड़कों पर दिन भर हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ। काठमांडू के बब्बर महल इलाके में स्थित उस वक्त बेकाबू हो गई भीड़, जब पुलिस और ओली के समर्थकों के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। दोस्तों, प्रदर्शनकारी माइती घर से नया बानेश्वर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बब्बर महल स्थित जिला अदालत के पास ही रोकने की कोशिश की। देखते ही देखते इस विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को जमकर लाठीचार्ज करना पड़ा। सिंदर हरबार के ठीक सामने हुई इस झड़प की वजह से पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है और काठमांडू के कई हिस्सों में अभी भी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह पूरी कार्रवाई जेनजीज प्रदर्शनों के दौरान हुई छात्रों की मौत के मामले में की गई है। इस मामले में न केवल पूर्व प्रधानमंत्री KB शर्मा ओली बल्कि पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ही बड़े नेताओं को छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। दरअसल बालेन शाह की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया था। सरकार ने जांच आयोग की उस रिपोर्ट को तुरंत लागू करने का आदेश दिया, जिसमें ओली और रमेश लेखा की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। इसी रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों, पुलिस ने इन दोनों नेताओं को हिरासत में ले लिया। फिलहाल ओली के कार्यकर्ता अपने नेता की रिहाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और नेपाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, वही नेपाली PM बालेन्द्र शाह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके बधाई का रिप्लाई दिया। दोस्तों, धन्यवाद कहा और कहा कि आपके साथ मिलकर काम करने के लिए मैं भी उत्सुक हूं, PM नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने शनिवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके बधाई संदेश के लिए धन्यवाद दिया। PM बालेन्द्र शाह ने दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुक्रवार को नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर बालेन्द्र शाह को बधाई दी और दोनों देशों के नागरिकों के फायदे के लिए दोनों देशों के बीच दोस्ती को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए उनके साथ काम करने की इच्छा जताई।
प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री ऑफिस ने कहा कि मोदी जी आपके अच्छे शब्दों और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मैं हमारे लोगों की खुशहाली के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संसदीय दल के नेता बालेंद्र शाह को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने की बधाई दी थी, आपको याद होगा। साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बधाई देखते हुए चीन ने भी अब नेपाल के इस नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को बधाई दी और कह दिया कि तुम्हारे साथ रिश्ते होंगे और मजबूत। जी हाँ, चीन के प्रधानमंत्री ली खुआंग ने शनिवार को नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बालेन को बधाई संदेश भेजा और दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी जताई। अपने संदेश में ली खियांग ने कहा है कि चीन और नेपाल पारंपरिक मित्र राष्ट्र हैं जो पहाड़ों और नदियों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के 71 वर्ष पूरे हो चुके हैं। चीनी प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजिंग नेपाल में सुशासन, विकास और स्थिरता के प्रयासों में सहयोग जारी रखेगा। साथ ही उन्होंने नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए चीन के समर्थन को भी दोहराया। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, भारत के पूर्व राजनयिक का बयान कभी नहीं झुकेगा, खुददार ईरान अपनी शर्तों पर करेगा अमेरिका से बातचीत। जी हाँ, भारत के पूर्व राजनयिक विद्या भूषण सोनी ने अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका द्वारा थोपी गई शर्तों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, वो अपनी शर्तों पर ही वार्ता की मेज पर आएगा। सोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रंप के बयान विरोधाभासी दिखाई देते हैं। उनके मुताबिक एक तरफ अमेरिका ईरान को बातचीत के लिए बुला रहा है, जबकि दूसरी तरफ धमकी भी दे रहा है कि अगर वो नहीं माना तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अमेरिका अपनी शर्तें थोप नहीं सकता। ईरान एक गौरवशाली और स्वाभिमानी राष्ट्र है जिसकी अपनी लंबी सभ्यता है, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान है। जी हाँ, ऐसे में वो अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेगा। सोनी के मुताबिक अभी दोनों पक्ष बातचीत शुरू होने से पहले अपनी शुरुआती स्थिति सार्वजनिक रूप से रख रहे हैं। इसे उन्होंने नेगोशिएटिंग स्ट्रेटजी भी बता दिया है। दोस्तों, उधर बता दें, ब्रिक्स में सुपर पावर बनने की तैयारी में है व्लादिमीर पुतिन। अब रशिया नया चक्रव्यूह तकनीकी मोर्चे पर साथ आ सकते हैं सदस्य देश। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि भविष्य की जंग अब सीमा पर ही नहीं बल्कि तकनीक के मैदान में भी लड़ी जाएगी। पुतिन ने ब्रिक्स देशों के बीच एक ठोस तकनीकी और व्यापारिक तालमेल बैठाने का मास्टर प्लान तैयार किया है। पुतिन ने नेशनल कमेटी फॉर बिजनेस कॉर्पोरेशन के गठन को ब्रिक्स के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया है। दोस्तों, पुतिन के आदेश पर इसी साल फरवरी में ये कमेटी बनी। इसकी कमान राष्ट्रपति के विशेष दूत मैक्सिमम ऑरेश्किन को सौंपी गई। पुतिन चाहते हैं कि रशिया के बड़े उद्योगपति और बिजनेस घराने आगे आए और भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करें जो सीधे तौर पर पश्चिमी देशों की तकनीकी दादागिरी को चुनौती दे सके। पुतिन ने कहा कि रशिया उन व्यवसाय को खास प्रोत्साहन देगा जो स्वदेशी तकनीक पर निवेश करेंगे। इसमें 3 प्रमुख क्षेत्रों पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम और तीसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान बॉर्डर से 260 किलोमीटर दूर इंडियन एयरफोर्स की दिखी ताकत। हॉक MK132 जेट विमानों ने किया हवाई प्रदर्शन। जी हाँ, पाकिस्तान बॉर्डर से 260 किलोमीटर दूर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम यानी एस्कैट ने शनिवार को सुखना झील के ऊपर एक शानदार हवाई प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये एयर शो का लगातार दूसरा दिन था। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद्र कटारिया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के राज्यपाल आसिम कुमार घोष और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी पत्नियों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही साथ आपको बता दें, ईरान जंग के बीच भारत को मिली बड़ी राहत। हॉर्मुज से LPG लेकर गुजरात पहुंच ही गए 2 जहाज। भारतीय नौसेना रही अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, कैसे संभव हो पाया आपको बता दें, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। 47,000 मीट्रिक टन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG लेकर 2 भारतीय पोत शनिवार को गुजरात के वाडीनाथ टर्मिनल पहुंच गए। इनमें प्रमुख पोत MT जाग वसंत है, जो अपना कार्गो एंकरज पर दूसरे जहाज में शिप टू शिप ऑपरेशन के जरिए ट्रांसफर करेगा। सूत्रों के मुताबिक इन व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने के लिए भारतीय नौसेना के युद्ध पोत स्टैंड बॉय पर थे और आवश्यकता पड़ने पर सहायता देने के लिए तैयार थे। इतना ही नहीं दोस्तों, इन 2 जहाजों के बीच जानकारी ये भी है कि और भी भारतीय तेल टैंकर जल्द पहुंच जाएंगे भारत। जी हाँ, इंडियन नेवी कर रही है इनकी निगरानी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें,
इतना ही नहीं दोस्तों, उधर पश्चिम एशिया संकट में पड़ोसी ने भी मांगी मदद, तो भारत ने एक फोन कॉल पर 38,000 MT पेट्रोल डीजल भेज दिया श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, भारत ने श्रीलंका को डीजल और पेट्रोल भेजकर एनर्जी संकट से निपटने में भारी मदद की। भारत के इस फैसले की श्रीलंका के सांसद हर्षा डी सिल्वा ने जमकर तारीफ की है। सिल्वा ने कहा है कि पड़ोसी देश भारत ऐसे समय में हमें मदद भेज रहा है जब हमें इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। भारत ने पहले भी बुरे वक्त में श्रीलंका का साथ दिया है। ऐसे में श्रीलंका के लोगों को भारत और नरेंद्र मोदी जी का खुले दिल से स्वागत और शुक्रिया करना चाहिए। हर्ष डी सिल्वा ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मदद के लिए आगे आए हैं। जब हम मुश्किल में होते हैं तो वे हमारी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब कम से कम वे लोग चीजों को समझेंगे जो दशकों से भारत और श्रीलंका के रिश्तों को मजबूत बनाने का विरोध करते रहे हैं। आप उनका ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, जयशंकर जी का दलाल बयान तो हद ही हो गई। जी हाँ, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी पर भड़की हिना रब्बानी। पाकिस्तानी नेता ने निकाली ये कहते हुए खींच दोस्तों पाकिस्तान सरकार के बाद पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार की ओर से ऐसे जयशंकर जी के दलाल कमेंट पर ऐतराज जताया गया। खार ने शनिवार को सोशल मीडिया पर कहा कि यह पूर्णतः गलत है और इस तरह की सोच पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान की ईरान युद्ध में कथित मध्यस्थता से जुड़े सवाल पर कहा था कि भारत इसमें नहीं है क्योंकि हम दलाल देश नहीं है। इसी पर पाकिस्तान अब ऐतराज जता रहा है दोस्तों। हिना ने शनिवार को एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा कि इस पोस्ट में जयशंकर जी के बयान का जिक्र करते हुए उनकी आलोचना की गई। इसी पर हिना ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये देखकर दुख होता है कि पूरा का पूरा इलाका ऐसे लोगों और उनके सियासी ड्रामेबाजी का बंधक बना हुआ है। हिना रब्बानी से पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी से शुक्रवार को इस पर बयान दिया था। ताहिर ने जयशंकर जी के बयान पर कहा कि हम भारतीय बयान को तिरस्कार के साथ खारिज करते हैं। इस तरह की गैर कूटनीतिक बयानबाजी गहरी हताशा को दर्शाती है। ऐसे में जब तर्क कमजोर पड़ जाते हैं तो अब शब्दों का सहारा लिया जाता है, जैसा कि पाकिस्तान कर रहा है। साथ ही साथ उधर आपको बता दे दोस्तों, क्या लगने वाला है देश में लॉकडाउन, अमित शाह जी ने दिया जवाब। भारत में लॉकडाउन लगने की चर्चाओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बड़ा बयान दिया। लॉकडाउन की अफवाहों पर अमित शाह जी ने कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, हालात कंट्रोल में है, किसी तरह की पाबंदी नहीं लगेगी। आपको बता दें कि ईरान में जारी संघर्ष के बीच भारत में लॉकडाउन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष भी ऐसी फेक जानकारी फैला रहा है दोस्तों। वहीं सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं दोस्तों फेक खबरें फैलाई जा रही है। ऐसे में हम आपको हकीकत बता रहे हैं, सच्ची खबरें बता रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो। वहीं बंगाल में अमित शाह जी ने कहा कि दीदी आपका समय खत्म होने वाला है, कभी सिर तो कभी पैर तोड़ लेती है, लेकिन इस बार आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी 28 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह जी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रदेश की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह जी ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता बंगाल में सरकार बनाने के संकल्प के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल का चुनाव पूर्वी भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दावा किया कि असम में भाजपा सरकार बनने के बाद घुसपैठ की घटनाओं में लगभग पूरी तरह कमी आई है, लेकिन अब एकमात्र मार्ग पश्चिम बंगाल ही बचा हुआ है, जहां से घुसपैठिए देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवेश कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बड़ा दावा कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कह दिया, दावा कर दिया कि 6 मई को राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। अमित शाह जी ने कह दिया कि भाजपा की सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिससे घुसपैठ पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी जानकारी। खबर कैसी लगी अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।